30 अगस्त 2025। यूक्रेन के तट के पास कहीं 3 मिसाइलें एक के बाद एक उड़ान भरती हैं, ठोस ईंधन वाले प्रोपल्शन से संचालित। उनका लक्ष्य सैकड़ों किलोमीटर दूर कब्जे वाले क्रीमिया में एक रूसी सैन्य अड्डा। लेकिन ये अमेरिकी या ब्रिटिश मिसाइलें नहीं हैं जैसी यूक्रेन आमतौर पर इस्तेमाल करता है। ये मिसाइलें यूक्रेनी क्षेत्र में एक यूक्रेनी कंपनी द्वारा बनाई गई हैं और उस दिन इसका पहला इस्तेमाल होना था। इसका पहला इस्तेमाल। और आप जानना चाहेंगे कि नतीजा क्या रहा? ठीक है, इस सैटेलाइट इमेज को ध्यान से देखिए। आप एफएसबी के बेस की एक फोटो देख रहे हैं जो केजीबी का उत्तराधिकारी है, आर्मियान्स्क के पास क्रीमिया में। वहां 6 होवरक्राफ्ट खड़े हैं, साथ ही सैन्य आवास भी हैं। पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सही सलामत है। लेकिन कुछ ही पलों बाद सब कुछ हवा में उड़ जाएगा। सारे 6 होवरक्राफ्ट नष्ट हो गए और आवास खंडहर बन गए। अब इसे ध्यान में रखें कि इनमें से हर एक होवरक्राफ्ट की कीमत लाखों डॉलर है। यूक्रेन की दागी हर मिसाइल की कीमत इसकी तुलना में काफी कम है। गणित सीधा है लेकिन नतीजा विनाशकारी है। लेकिन आखिरकार ये मिसाइल है कौन सी? पुतिन के लिए ये इतनी बड़ी समस्या क्यों है? समझने के लिए हमें कुछ हफ्ते पीछे देखना होगा। कई महीनों तक एक यूक्रेनी कंपनी गुप्त रूप से एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल विकसित कर रही थी जो पूरी तरह से यूक्रेन के क्षेत्र में डिजाइन और निर्मित की गई थी। और इसकी विशेषताएं काफी प्रभावशाली हैं। इसकी शुरुआत इसके जबरदस्त 3000 किलोमीटर की रेंज से होती है। इसका मतलब है कि कीव, जो यूक्रेन की राजधानी है, से छोड़ा गया एक मिसाइल रूस के महत्वपूर्ण शहरों जैसे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंच सकता है, या यहां तक कि रूस के केंद्र में स्थित रिफाइनरियों तक भी। आपको अंदाजा हो सके कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। यह एक अमेरिकी टोमाहॉक मिसाइल की रेंज से 2 गुना है और इसमें 2 गुना विस्फोटक भार होता है। इस परियोजना का नाम फ्लेमिंगो है और यहाँ इसके बारे में एक दिलचस्प बात है। यह नाम यूं ही नहीं रखा गया। शुरुआती प्रोटोटाइप फैक्ट्री में गलती के कारण गुलाबी रंग के निकल गए थे। यह नाम फिर चल पड़ा। लेकिन रुकिए, जब आप जानेंगे इसका असली मतलब पुतिन के लिए क्या है। सोचिए, आप सोने की कोशिश कर रहे हैं यह जानते हुए कि यूक्रेन से 3000 किलोमीटर दूर तक मिसाइलें कभी भी रूस के दिल पर गिर सकती हैं। उसका बुरा सपना अब शुरू हुआ है। लेकिन फ्लेमिंगो सिर्फ एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है। एक ऐसी रणनीति जो सचमुच रूसी रक्षा प्रणाली को अंधा कर रही है। और यही हमें दूसरे बिंदु पर ले जाता है। क्या तुम्हें वो हमले याद हैं जो मैंने तुम्हें पहले क्रीमिया में दिखाए थे? ये हमले बेतरतीब नहीं हैं। इसमें एक पैटर्न है, एक तरीका है। यूक्रेन वही कर रहा है जिसे सैन्य भाषा में ऑपरेशन सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस कहा जाता है। दुश्मन की हवाई रक्षा को दबाना और नष्ट करना। यह ऐसे काम करता है। रूसियों के पास बहुत महंगे एंटी एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जैसे कि प्रसिद्ध S-400 और S-300। इनकी हर एक बैटरी की कीमत कई करोड़ डॉलर होती है। लेकिन इन सिस्टम्स में एक कमजोरी है, ये रडार पर निर्भर करते हैं। बिना रडार के सिस्टम पूरी तरह से अंधा हो जाता है। यह जानते हुए यूक्रेन ने कुछ गजब किया। मिसाइलों को सीधे नष्ट करने की कोशिश करने के बजाय वे रडार पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ऐसा करने के लिए वे सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ हम इस युद्ध के एक जबरदस्त आंकड़े पर पहुंचते हैं। सिर्फ $1000 का ड्रोन करोड़ों के रडार को नष्ट कर देता है। हर नष्ट किए गए रडार से वह बनता है जिसे विश्लेषक की होल कहते हैं। यह रूसी रक्षा में एक छोटी सी दरार की तरह है और इन्हीं दरारों से फ्लेमिंगो जैसे मिसाइलें निकल जाती हैं। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेनियों ने बेलबेक में सेवास्तोपोल के पास रडार नष्ट कर दिए हैं। पूरे क्रीमिया में निगरानी प्रणालियां नष्ट कर दी हैं। रूस के सबसे आधुनिक S-400 सिस्टम के एक रडार को भी निशाना बनाया है और इन हमलों का नतीजा विनाशकारी हो रहा है।
रूस की मशहूर एंटी एयर डिफेंस पूरी तरह से फेल हो रही है। क्रीमिया, जो कभी एक अभेद्य किला था, अब एक आसान निशाना बनता जा रहा है। लेकिन अभी और भी है, बहुत कुछ है। जब यूक्रेन इस बढ़ती परिष्कृति का प्रदर्शन कर रहा है, रूस कुछ चौंकाने वाला कर रहा है। उसे फिर से वही रणनीतियां अपनानी पड़ रही हैं जो पहले असफल हो चुकी हैं। पिछले महीनों में रूसी केवल पैदल सैनिकों और कभी कभी मोटरसाइकिलों के साथ हमला कर रहे थे। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि यूक्रेनी ड्रोन के कारण महंगे उपकरण न खोएं। लेकिन अब उन्होंने रणनीति बदल दी है। अगस्त के अंत में शुरू हमले में रूस ने फिर टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की बड़ी टुकड़ियां इस्तेमाल करनी शुरू की हैं, जैसे युद्ध के शुरुआती दिनों में था। और नतीजा भी बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा शुरुआती दिनों में था, पूरी तरह से तबाही। सिवेर्स्क में एक बड़ी रूसी बख्तरबंद टुकड़ी को यूक्रेनी मोर्चे तक पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। यह क्लिप यूक्रेनी फ्रीडम फोर्स की 4वीं ब्रिगेड को सिवेर्स्क में एक रूसी हमले को दबाते हुए दिखाती है, जो यूक्रेनी मोर्चे पर हुआ था। इस बख्तरबंद टुकड़ी में कम से कम 4 वाहन थे, जिनमें एक टैंक व एक सपोर्ट वाहन था। हम एक तेज गोला बारूद देखते हैं, जो मुझे लगता है कि शायद एक एस्पादा हो सकता है। ट्रोकेडोर कॉलम के लीडर पर गोली चलाता है और ए को बंद कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सैनिक बंद किए गए वाहनों से बाहर निकलते हैं और टैंक टनुरा में प्रवेश करते हैं। एक छोटे से वीडियो कट में दिखाया गया है कि एक टैंक पर हमला होता है, जो शायद तोपखाने के हमले जैसा लगता है, बहुत ज्यादा। माला टोकमार्स्का में एक ही असफल कार्रवाई में 2 T-72 टैंक और 4 BMP बख्तरबंद वाहन खो दिए गए। पोक्रोव्स्क में तो बात ही मत कीजिए। आप जमीन पर बिखरे और नष्ट किए गए बहुत सारे उपकरण देख सकते हैं। इस पूरी तबाही के पीछे एक यूनिट है जो रूसी विफलता का प्रतीक बन गई है। 155वीं मरीन इन्फेंट्री ब्रिगेड, एक यूनिट जो आसानी से हटाई जा सकती थी। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, इस यूनिट की कहानी कम से कम कहें तो निराशाजनक है। उन्हें चेरनिहिव में नष्ट कर दिया गया था और फिर से गठित किया गया ताकि बाद में उन्हें पावलीवका में फिर से नष्ट कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने डटे रहे, फिर से खुद को खड़ा किया और वुलेदार में लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गए। और अब उन्हें पोक्रोव्स्क भेजा गया है ताकि यूक्रेनियन उन्हें नष्ट कर सकें। एक बार फिर आप पैटर्न को समझ सकते हैं। रूस एक ऐसी यूनिट लेता है जिसे वे एलीट मानते हैं, उसमें कम प्रशिक्षित नए रंगरूट भर देते हैं और उन्हें मोर्चे पर मरने के लिए भेज देते हैं। और वे इस प्रक्रिया को कई बार दोहराते हैं। यह यूनिट रूसी सेना में जो कुछ भी गलत है उसका प्रतीक बन गई है। यह कुछ और गहरा दिखाता है। रूस अपनी सबसे बेहतरीन टुकड़ियों, अपनी सबसे सक्षम फॉर्मेशन को खो रहा है और उनकी जगह बिना अनुभव वाले सैनिकों को ला रहा है। यह एक सैन्य पतन है जो पूरी एक पीढ़ी तक चलेगा। अब चलिए उस चीज के बारे में बात करते हैं जो युद्ध के मैदानों से दूर हो रही है, लेकिन जो इस युद्ध के भविष्य के लिए और भी ज्यादा निर्णायक हो सकती है। क्या आपको वे रिफाइनरियां याद हैं जो मैंने शुरू में जिक्र की थी? वे यूक्रेनी अभियान का हिस्सा हैं, एक व्यवस्थित आर्थिक युद्ध जो रूसी युद्ध मशीन का गला घोंट रहा है। अब तक यूक्रेनियों ने रूस की रिफाइनिंग क्षमता का 17% हिस्सा बंद कर दिया है। 17%, यह ज्यादा नहीं लगता, पर सोचिए, यह हर 6 पेट्रोल पंप में से एक को हटा देने जैसा है। नतीजा क्या है? पूरे रूस में पेट्रोल भरवाने के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। यहाँ तक कि कब्जे वाले इलाकों में भी, जैसे लुहांस्क, लोग ईंधन पाने के लिए घंटों तक कतार में खड़े रहते हैं। पेट्रोल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं। किरिश, रियाजान, वोल्गोग्राद जैसी रिफाइनरियां सभी बंद पड़ी हैं। कुइबेशेव रिफाइनरी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से में निशाना बनाया गया, ठीक उस सेक्शन में जो कच्चे तेल को ईंधन में बदलता है। जब यह हिस्सा रुक जाता है तो पूरी रिफाइनरी काम करना बंद कर देती है। यूक्रेन रूस की अपनी ही रणनीति उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। दुश्मन की नैतिकता और युद्ध क्षमता को तोड़ने के लिए नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला करना। बस एक अहम फर्क है,
यूक्रेन सैन्य और आर्थिक ठिकानों पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि अस्पतालों और स्कूलों पर। आंकड़े दिखाते हैं कि यह काम कर रहा है। हर एक रिफाइनरी के नष्ट होने का मतलब है मिसाइल खरीदने के लिए कम पैसा, टैंकों के लिए कम ईंधन और 3 साल से ज्यादा चल रही इस जंग को जारी रखने के लिए कम संसाधन। अब हम कहानी के सबसे रोचक हिस्से पर हैं। पुतिन बढ़ते सैन्य और आर्थिक दबाव के बीच नई विश्व व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले हफ्ते चीन में एक बड़ी बैठक हुई। महत्वपूर्ण नेता जैसे शी जिनपिंग, पुतिन, मोदी भारत से और एर्दोगन तुर्की से एकत्र हुए और एक नई वैश्विक शासन व्यवस्था का प्रस्ताव रखा। शी जिनपिंग ने संयुक्त राष्ट्र को बदलने, एक बहुध्रुवीय प्रणाली बनाने और अमेरिकी वर्चस्व को समाप्त करने की बात कही। लेकिन जरा सोचिए, रूसी अर्थव्यवस्था के असली आंकड़ों को करीब से देखिए। रूसी बजट का घाटा बहुत बढ़ गया है, 5 ट्रिलियन रूबल। यह 62 अरब डॉलर के बराबर है। सिर्फ 7 महीनों में ही वे पूरे साल के लक्ष्य से 130% आगे निकल गए हैं। तेल और गैस से होने वाली आय में 18% की गिरावट आई है। इसी समय सैन्य खर्च पूरे संघीय बजट का 40% खा जाता है। यह प्रतिशत शीत युद्ध के बाद से सबसे अधिक है। और रूसी संप्रभु निधि के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, उन्होंने 2022 से अब तक आधा खर्च कर दिया है। अगर यही रफ्तार रही तो 2026 तक खत्म हो जाएगा। तो बताओ, जो देश अपना बजट नहीं संभाल सकता, वो नई विश्व व्यवस्था कैसे संभालेगा? ये ऐसा है जैसे कोई शानदार पार्टी का आयोजन कर रहा हो जबकि उसका घर जल रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि रूस अब तक यह स्वीकार नहीं कर पाया है कि वह अब एक वैश्विक शक्ति नहीं है और वे अधिकतम एक क्षेत्रीय शक्ति हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रूस अब आर्थिक रूप से यह जंग नहीं जीत सकता। हर गुजरते महीने के साथ बजट में घाटा और बड़ा होता जा रहा है। हर नष्ट की गई रिफाइनरी उसकी आय को कम कर देती है। हर खोया हुआ वायु रक्षा प्रणाली और अधिक लक्ष्यों को असुरक्षित छोड़ देता है। यह एक दुष्चक्र है। कम पैसा मतलब कम नए उपकरण, कम नए उपकरण मतलब और ज्यादा नुकसान मतलब फिर से भरपाई के लिए और ज्यादा खर्च, और यह चक्र चलता रहता है। इसी दौरान यूक्रेन ने परीक्षण शुरू किया है और अपनी खुद की हथियारों का उत्पादन करना शुरू कर दिया है और हर सफल हमला उनकी रणनीतियों को बेहतर बनाता है। फ्लेमिंगो इस बदलाव का एकदम सही प्रतीक है। 3 साल पहले यूक्रेन पूरी तरह से पश्चिमी हथियारों पर निर्भर था। आज उनके पास ऐसे मिसाइल हैं जो रेंज और विनाशकारी शक्ति में कई अमेरिकी हथियारों से बेहतर हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आज आपने जो कुछ भी देखा उसके बाद क्या आपको लगता है कि रूस इस युद्ध को अभी और लंबे समय तक चला पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या सोचते हैं। अगर यह सामग्री आपके लिए उपयोगी रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप समझते हैं कि उन्हें यह जानकारी पता होनी चाहिए। अगली बार तक के लिए